हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 14 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर के पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करते हैं। कल मैंने आपसे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो इसमें कितने सदस्य थे। तो इसका सही आंसर है, साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे। साइमन कमीशन भारत में सन 1928 में आया था और इसकी अध्यक्षता करने वाला जो अधिकारी था उसका नाम था सर जॉन साइमन। क्या नाम था? सर जॉन साइमन। दरअसल ये कमीशन जब भारत में आया था, इसका मेन उद्देश्य यह था कि भारत में ये लोग समझ चुके थे कि अब भारतीय क्रांतिकारी जो ब्रिटिशर हैं उनके किसी भी मानक को नहीं मानने वाले हैं, और हम भारतीय लोग उनकी मानसिकता को समझ गए थे। इसके लिए चाहते थे कि भारत में साइमन कमीशन आकर एक रिपोर्ट बनाए और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत का एक संविधान लेकर आया जाए, और इस संविधान को बनाने वाला भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। तो अल्टीमेटली इनका मेन उद्देश्य ये था कि साइमन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर भारत का एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो कि ब्रिटिश हुकूमत के ही पक्ष में हो। इसके लिए इन्होंने 7 मेंबर्स को इसमें गठित किया था, और ये सात के सातों जितने थे ये सब ब्रिटिशर थे। यही कारण था कि साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना गया, क्योंकि ये जितने भी सातों मेंबर थे ये सब गोरे थे। इसी वजह से इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना गया। एक और इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि साइमन कमीशन भारत में कौन से रेलवे प्लेटफॉर्म से आया था। तो आपका आंसर होगा, ये लाहौर रेलवे स्टेशन से भारत में आए थे। उम्मीद करता हूँ सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता लग गया होगा। इसके आसपास जितनी भी थ्योरी थी वो सब भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, स्टैटिक जीके में आप कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो आप मेरी इस किताब को अमेजोन से ऑर्डर करके आज ही अपने घर मंगा सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये किताब लॉन्च है। इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर सिविल का मतलब है ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। इसके नए सीईओ और एमडी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं भावेश जैन। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है भावेश जैन। भावेश जैन इससे पहले इस कंपनी में चीफ रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में भी अपॉइंटेड रह चुके हैं, और ये इससे पहले थॉमसन रूटर्स में चीफ ऑफिसर के रूप में भी अपॉइंटेड थे। तो अब इनके फिनेंस सेक्टर में एक्सपीरियंस को देखते हुए ट्रांस यूनियन सिविल के एमडी और सीईओ के रूप में भावेश जैन को अपॉइंट किया गया है। ट्रांस यूनियन सिविल का अगर बात करें तो इसकी स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ध्यान रहे, कल के दिन मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के एडिशनल इंचार्ज के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो ये हैं अजय सेठ। क्या नाम है इनका? अजय सेठ। हाल ही में टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। कहने का मतलब यह है, टाइम्स मैगजीन की तरफ से 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के रूप में। टाइम्स मैगजीन दुनिया भर में ऐसी प्रख्यात पर्सनालिटीज को रिकॉग्निशन देते हैं जो कि कहीं ना कहीं सोशली और इनफॉर्मली अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में अमेरिका में नई सरकार बना चुके हैं, और इससे पहले का जो इनका कार्यकाल था उसमें भी इन्होंने जिस तरीके से अमेरिका के लिए कार्य किया था उसको काफी सराहना मिली है। केवल अमेरिका ने में ही नहीं, पूरे दुनिया भर में इनको सराहना मिली है। इसी को देखते हुए इस बार जब इनकी सरकार आई है तो पूरे दुनिया भर में ट्रेंड कर रहे हैं। इसीलिए टाइम्स मैगजीन की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के रूप में ये चुने गए हैं। हाल ही में कौन है, ये कौन सी फिल्म है जिसने गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीता है
कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 30वें संस्करण में। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 30वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। उसमें गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड से सम्मानित करी गई है एक फिल्म जिसका नाम है स्टेडो। क्या नाम है? स्टेडोटो। ये जो स्टेडोटो फिल्म है, इसकी खास बात यह है कि इसमें टाइगर्स के लिए एक स्पेशल पृष्ठभूमि जाहिर करी गई है। इस फिल्म को पूरे दुनिया भर के 29 देशों में प्रदर्शित किया गया है। दुनिया भर के 29 कंट्रीज में 179 फिल्म इस पर्टिकुलर फिल्म से जुड़ी हुई प्रदर्शित करी गई है। कहने का मतलब यह है कि इस मूवी से जुड़ी हुई 179 फिल्म्स को जो कि शॉर्ट फिल्म के रूप में प्रदर्शित करी गई हैं। अगर बात करी जाए कि इस फिल्म को बनाया किसके द्वारा गया है, तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है मिल्को लेज़रोव। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मिल्को लेज़रोव। ये इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इनको सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जितने भी विनर्स हैं, उनकी पूरी लिस्ट मैंने आपको पीडीएफ में दी हुई है, इसलिए आप पीडीएफ को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। पीडीएफ मैं डेली आपको टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले ऐसे व्यक्ति कौन बन गए हैं जो कि पूरे दुनिया भर में 400 बिलियन डॉलर की नेट वर्थ को अचीव कर चुके हैं? मतलब आज तक पूरे दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 400 बिलियन डॉलर की नेट वर्थ कमा ली है। मतलब इन्होंने दुनिया में इतना पैसा कमा लिया है जो कि 400 बिलियन डॉलर को अचीव कर चुका है। तो आई एम वेरी श्योर आप सभी लोग जानते हैं इनको। ही इज द वन एंड ओनली एलोन मस्क। एलोन मस्क की नेट वर्थ 400 बिलियन डॉलर के पार हो चुकी है। ये जो रिपोर्ट आई है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के द्वारा प्रदर्शित करी गई है। और ब्लूमबर्ग हर साल पासपोर्ट इंडेक्स भी जारी करते हैं। पूरे दुनिया के जो सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं उनकी भी लिस्ट जारी करते हैं। ये तो बात हो गई नंबर 1 पे एलोन मस्क हैं। नंबर 2 पे कौन है? तो नंबर 2 पे हैं जेफ बेजोस, अमेजोन के मालिक हैं। इनकी नेट वर्थ है इस लिस्ट के आधार पर 249 बिलियन डॉलर। नंबर 3 पर मार्क जुकरबर्ग हैं। इनकी जो नेट वर्थ है ये है 224 बिलियन डॉलर और ये मेटा के मालिक हैं। नंबर 4 पे हैं लैरी एलिसन, ये ओरेकल के मालिक हैं। इनकी नेट वर्थ है 198 बिलियन डॉलर। नंबर 5 पे हैं बेर्नोल्ट एर्नोल्ट, ये LVMH के मालिक हैं और ये फ्रांस बेस्ड हैं और इनकी जो नेट वर्थ है ये है 181 बिलियन डॉलर। तो टॉप 5 मैंने आपको बता दिए हैं। इनके बारे में पीडीएफ में भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है, तो आप वहां से भी एक बार देख लीजिएगा। इस टाइम पर नेपाल आर्मी के चीफ हैं जिनका नाम है अशोक राज सिद्धगेल। तो इनको अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी के ऑनरी रैंक जनरल की उपाधि दी गई है। अभी कुछ टाइम पहले नेपाल आर्मी की तरफ से भी हमारे जनरल को उनकी आर्मी के जनरल के रूप में उपाधि दी गई थी। इसी एवज में उन्होंने भी अभी हाल ही में हमारी आर्मी ने भी उन्हें सम्मान दिया है और नेपाली आर्मी के चीफ जो है अशोक राज, इनको सम्मानित किया गया है इंडियन आर्मी के जनरल की पोस्ट से। तो ये इनको सम्मानित किया गया है किसके द्वारा? तो इंडियन आर्म चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, और दरअसल ये उपाधि इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दी गई है। इसका मेन उद्देश्य ये है क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों के चीफ भारतीय संविधान के आधार पर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। एक तरीके से भारत का राष्ट्रपति इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। तो इस वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, यही हैं अशोक राज। इनको सम्मानित किया गया है भारतीय आर्मी की जनरल रैंक के थ्रू। अभी हाल ही में इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कौन से दिन मनाया गया है? हिंदी में अगर बोले तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। यह दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 12 दिसंबर को। तो यह दिवस परसों के दिन मनाया गया है। इसकी इस बार की थीम रही हेल्थ इट्स ऑन द गवर्नमेंट। यह दिवस पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा साल 2012 में मनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य यह है कि पूरे दुनिया भर में
हर एक देश के अंदर हर एक सरकार अपनी ये जिम्मेदारी समझे कि हर एक नागरिक की हेल्थ कवरेज जो है ये उसी की जिम्मेदारी है। पूरे दुनिया भर के हर एक देश में हर एक सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस देश के हर एक नागरिक का जो स्वास्थ्य है वो काफी बेहतर रहे। इवन जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके को भी किसी भी तरीके की माल न्यूट्रिशन नहीं होनी चाहिए। मतलब जो पैदा हुए बच्चे हैं उनमें भी किसी भी तरीके की कुपोषण बीमारी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से ये दिवस हर साल मनाया जाता है। ये कौन सा संस्थान है जिसने इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इस एमओयू के अंतर्गत ये पूरे भारत भर में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, जिसको बोलते हैं एसीसीए। तो एसीसीए ने भारत के इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ एक पैक्ट साइन किया है। ये जो एमओयू है ये इन्होंने अगले 4 साल के लिए साइन किया है और इस एमओयू के अंतर्गत अगले 4 साल तक भारत में ऐसे बच्चे जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक बिलोंग करते हैं और वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाएगी। और इसका इंतजाम नई दिल्ली बेस्ड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी करेगी। बाकी एसीसीए की अगर बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन लंदन की ऑर्गेनाइजेशन है और ये इस बात का ख्याल रखेगी कि भारत में ऐसे स्टूडेंट जो कि क्लास 6 से लेकर 9 तक सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको अंग्रेजी भाषा की शिक्षा काफ़ी बेहतर से बेहतर दी जा सके। ये कौन सा संस्थान है जिसने हॉकी इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है और आने वाले हॉकी इंडिया लीग को ये लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे? तो ये है प्रसार भारती। कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में जो हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया जाएगा उसको इस बार पूरे तरीके से हॉकी इंडिया लीग के जितने भी मैचेस होंगे वो सब प्रसार भारती आयोजित करेगा। मतलब कहने का ये है कि प्रसार भारती का जो चैनल है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिखाए जाएंगे सारे मैचेस। इस बार का जो हॉकी इंडिया लीग है इसकी शुरुआत 28 दिसंबर से होने वाली है राउरकेला में। राउरकेला कहाँ पर है? यह उड़ीसा में है। तो इस बार का जो हॉकी इंडिया लीग है ये उड़ीसा में खेला जाएगा 28 दिसंबर से और इसका पूरा आयोजन आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसार भारती में देख लेंगे। प्रसार भारती की स्थापना 1997 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके सीईओ हैं गौरव द्विवेदी। कौन है? गौरव द्विवेदी। हॉकी इंडिया की स्थापना साल 2009 में करी गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसके सीईओ हैं दिलीप तिर्की। क्या नाम है? दिलीप तिर्की। आज तक के इकलौते ऐसे भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप सबसे कम उम्र में जीत चुके हैं? तो ये हैं डी गुकेश। डी गुकेश अभी तक केवल 18 साल के हैं और 18 साल की आयु में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ये अपने नाम कर चुके हैं। इनसे पहले इकलौते व्यक्ति हैं विश्वनाथन आनंद जो कि ये कारनामा कर चुके हैं। अब हैं डी गुकेश जिन्होंने केवल 18 वर्ष की आयु में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती हुई है। एक और चीज में इन्होंने विश्वनाथन आनंद की बराबरी कर ली है। आज तक विश्वनाथन आनंद 4 बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत चुके हैं जबकि डी गुकेश भी अब इनकी बराबरी कर चुके हैं। ये भी चौथी बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत चुके हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस टाइम पर पूरे दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी चेस चैंपियनशिप में है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन भी आज तक वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 18 वर्ष की आयु में नहीं जीत पाए हैं। मतलब कहने का यह है कि मैग्नस कार्लसन ने जब वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी तब वो 19 वर्ष की आयु के थे, लेकिन डी गुकेश 18 वर्ष की आयु में ही वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप अपने नाम कर चुके हैं। इन्होंने फाइनल में चाइना के खिलाड़ी डिंग लेरेन को हराया है। यहां पर मैं इनका नाम लिख देता हूं, डिंग लेरेन, जिनको इन्होंने हराया हुआ है। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक ऐसी जेने थेरेपी लॉन्च करी है जो कि हीमोफीलिया ए के लिए योगदान करेगी? ऐसे पर्सन जो कि हीमोफीलिया ए से ग्रसित हैं उनके उपचार के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने सेंटर फॉर स्टेम सेल रिसर्च के साथ एक पैक्ट साइन किया हुआ है जिसको CSCR के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हीमोफीलिया एक
तरीके का ब्लड डिसऑर्डर है। ये एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति के शरीर में किसी भी तरीके से खून आ सकता है। कहने का मतलब उसके ब्रेन के अंदर ब्लड का डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर कोई व्यक्ति पेशाब जा रहा है तो पेशाब में भी खून आ सकता है। कोई व्यक्ति मल करने जा रहा है तो मल में भी उसके खून आ सकता है। इतना ही नहीं, इंटेस्टाइन से भी कई बार खून आ जाता है। तो हीमोफीलिया ए से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो एक तरीके का यह ब्लड डिसऑर्डर है। इसका जो मेन फैक्टर है वो ये है, कोई भी व्यक्ति अगर हीमोफीलिया ए से ग्रसित है तो आप ये मान लीजिए कि उसकी बॉडी जो है उसमें इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। मतलब किसी भी तरीके से खून का थक्का नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से कई बार मल्टीपल ऑर्गन से ब्लड एक्सक्रीट होना चालू हो जाता है, जिसके लिए सीएससीआर ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक नई थेरेपी लॉन्च करी हुई है। ये पूरे तरीके से मेक इन इंडिया के अंतर्गत है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत उस पर्टिकुलर व्यक्ति में मल्टीपल प्रोटीन्स को इंड्यूस किया जाता है और वो व्यक्ति अब इस बीमारी से छुटकारा पा सकता है। ये कौन सा देश है दुनिया में जिसने पहली बार ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी लॉन्च करी हुई है? तो आज तक ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी किसी के द्वारा नहीं लॉन्च करी गई थी और ये पहला ऐसा देश है भारत। भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि अगर आप स्टील का उत्पादन करते हैं तो उसमें अभी तक जितना भी CO2 का एमिशन हो रहा था, देखिए जब आप स्टील बनाते हो तो स्टील का उत्पादन करने के लिए बहुत सारा CO2 जनरेट होता है, मतलब बहुत सारा कार्बन जनरेट होता है। तो अभी तक जितना भी कार्बन जनरेट होता था उसमें बहुत प्रतिशत तक, मतलब 87% तक घटोतरी करी गई है इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो भारत ऐसा पहला देश बन चुका है। भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है कि अगर आप 1 टन स्टील का उत्पादन करते हैं तो उसमें 2.2 टन CO2 जो है उसकी घटोतरी करी जा सकती है। मतलब अभी तक 1 टन स्टील के उत्पादन में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता था उसका 2.2 टन CO2 अब से कम हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ये कौन सा संस्थान है जिसको रक्षा मंत्रालय की तरफ से 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कंसाइनमेंट दिया गया है? तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL जिसको हम लोग बोलते हैं। HAL की स्थापना सन 1940 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन एयरफोर्स के लिए आने वाले समय में 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट बनाकर देगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 13,500 करोड़ का कंसाइनमेंट दिया गया है। इससे पहले भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से 12 ऐसे एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को बनाकर ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप कम से कम समय में मेरा GS GK का फाउंडेशन बैच से कंप्लीट GS कवर कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और साथ में कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के PYQs कवर करके दिए हुए हैं एक पैकेज फॉर्मेट में। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस टाइम पर विंटर ऑफर चल रहा है फ्लैट 50% ऑफ का। सेफ 50 अगर आप कोड लगाते हैं तो इस कोड की मदद से जो भी फीस है हर एक बैच की, उसमें डायरेक्ट आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका SSC का एग्जाम हो, स्टेट PCS का एग्जाम हो, चाहे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का SSC या रेलवे का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए मेरा GS GK का स्पेशलिस्ट फाउंडेशन बैच कारगर है और आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं और केवल 1 महीने के अंदर कंप्लीट GS आपकी कवर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, NTPC वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्पेशल बैच लॉन्च किया है RRB NTPC का। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने जनरल साइंस, GS GK कंप्लीट, मैथ और रीजनिंग ये सब NTPC के सिलेबस के आधार पर कवर करी हुई है। पर्टिकुलरली हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इस तरीके के बैचेस भी आप अवेल कर सकते हैं। सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं तो वहां से भी
एग्जाम इंजन बाई वरुण अवस्थी डाउनलोड करके आप मेरे सारे बैचेस अवेल कर सकते हैं। अब मेरा आज का क्वेश्चन है आपसे, बहुत ही सिंपल सा है। फाइनेंस कमीशन जिसको बोलते हैं वित्तीय आयोग, इसके लिए हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में प्रावधान है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।